वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा और आप लोग क्वेश्चन उसे समझे होंगे। आज हम लोग देखेंगे फिर से 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट, थोड़े अलग अलग टॉपिक्स के, और उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से दूसरे क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो मैं पहला क्वेश्चन का फिर से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेकर आई हुई हूँ, लेकिन एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा ये था कि ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पपाया। मैं लिख देती हूँ ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letter papaya in which two P do not appear adjacently. ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है हमारा कि बताइए कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे कि जो हमारे दो पी हैं हमारे, वो कभी भी आपस में साथ में ना रहें। इतने कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। पपाया को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, तो ऐसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है जिसमें जो हमारे जो दो पी जो है हमारे वो साथ में ना रहें। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए समझाने के लिए लेकर आई हूँ कि जब हम लोग ये ना निकाल सकें कि किस तरीके से वो दोनों साथ में रहें, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल केस निकालें और उसमें से वो केसेस माइनस कर दें जिसमें वो लोग साथ में रहें। मतलब टोटल में से वो केसेस को माइनस करना जो इसके कॉम्प्लीमेंट में हो, जो ये केस कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो जो हमारा केस आ जाएगा वो आ जाएगा कि हमारा जो केस फेवरेबल केस है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का ये अरेंजमेंट होता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर सकते हैं इसमें। तो टोटल इसमें क्या होते हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आप लोग कितना फैक्टोरियल करेंगे। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो पपाया है उसमें कितने नंबर ऑफ पी हैं, 2 नंबर ऑफ पीज है और 3 नंबर ए के हैं और एक वाई है। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आप लोग करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो आएगा हमारे पास 60 आंसर आएगा। लेकिन जो 60 है हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है कि हमारा जो हमारा वर्ड है ये, उसमें कभी भी 2 पी साथ में ना आए, मतलब कि डू नॉट अपीयर डिस्टिंक्टली। मतलब कि ऐसे मान लीजिए हम लोग ये वर्ड लिख रहे हैं, तो ये भी एक पपाया का वो है हमारे पास, एक अरेंजमेंट है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो दोनों पी है वो साथ में आ रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब बोल रहा है कि दोनों पी कभी भी साथ में आए ही ना, ऐसे आए, कभी भी दोनों साथ में आए, उनके बीच में कोई ना कोई एक लेटर आए। तो हम लोग ये निकालना तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से दोनों पी साथ में आए ना आए। तो हम लोग ये निकाल देते हैं कि किस तरीके से दोनों पी साथ में आए और टोटल केसेस में से माइनस कर देते हैं। तो क्या टोटल केस में से अगर हम लोग ये माइनस कर दें कि दोनों पी जो है वो साथ में आए, तो हमारे पास जो केस बचेगा वो ये केस बचेगा कि टोटल पी साथ, कभी भी पी साथ में ना आए। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से मैंने बोला। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को साथ में लेना है उन वर्ड्स को हम लोग हटा देते हैं, पी और पी। ठीक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बचे, 4 बचे। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये बचा हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ पे ये ए वाई ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक,
इसका अरेंजमेंट इतने तरीके से हो सकता है। और इनके बीच में जगह कितनी है हमारे पास, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह। ठीक, पांच ऐसी जगह है जहां पे ये दोनों पी को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इनके बीच में पांच ऐसी जगह मिलेगी, चाहे ये किस तरीके से भी अरेंज हो। यहाँ पे अगर y आ जाए और यहाँ पे a आ जाए तब भी हमारे पास जो जगह होंगी वो पांच ही जगह होंगी। तो पांच में से हम लोगों को कितनी जगह चाहिए, एक जगह चाहिए। ठीक, और इसको अरेंज करना है हम लोगों को। अब मान लीजिए यहाँ पे और फिर इनको अरेंज करने का तरीका 1 फैक्टोरियल। क्यों 1 फैक्टोरियल? अगर ये दोनों p हैं, अगर मान लीजिए ऐसा बोला जाता कि p और जैसे मान लीजिए कोई और स्पेलिंग होती है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये होता आइसक्रीम, और ये बोला जाता कि c और i और e एक साथ ना आए। ठीक, तो i और e को हटा देते हैं हम लोग और फिर बिल्कुल इस तरीके से करते। और फिर यहाँ पे इन दोनों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, मतलब अगर i और e ये है तो इसको e और i भी लिख सकते हैं, ये भी तो साथ ही हुआ इन लोगों का। ठीक, तो अगर लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो दोनों p हैं वो जो है हमारे एक जैसे ही हैं, तो इनको अरेंज करो। या इस p, या मान लीजिए फर्स्ट p और ये सेकंड p है, इस बार मैं 2 को इधर लिख रही हूँ और इस बार 1 को मैं इधर लिख रही हूँ, तो क्या ये दोनों सेम ही रहे? तो इनको आपस में अरेंज करने का तरीका जो होगा वो 1 ही होगा, मतलब इनको अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लोग एक जैसे ही हैं। इसकी जगह दूसरा लेटर होता तो हम लोग भले इस तरीके से लिखते। ठीक, तो यहाँ पे 5C1 ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा तरीका आया, इसमें आया कि ये जो दो p है वो हमेशा हमेशा साथ में रहेंगे। या तो ये दोनों p यहाँ पे साथ में रहेंगे, या तो ये दोनों p यहाँ पे साथ में रहेंगे, या तो ये दोनों p यहाँ पे साथ में रहेंगे, या तो अलग जगह साथ में रहेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4, और ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास तरीका आया कि ये p जो है हमेशा हमारे पास साथ में रहे, और ये टोटल तरीका आया। तो टोटल तरीके में से इस तरीके को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वाले तरीके आ जाएंगे जिसमें p जो है वो कभी साथ में ना रहे। तो 60 - 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। अब मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्यों बताया, मैं आप लोगों को बताती हूँ इसलिए कि हम लोग टोटल तरीके में से उन तरीकों को माइनस करें जो कि हमारे फेवरेबल ना हो। तो जो दूसरा तरीका आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कि जो आ जाएगा हमारा वो क्वेश्चन को अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा। हम लोग ये वाला क्वेश्चन तब हम लोग ये वाला तरीका हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को जो क्वेश्चन में निकालना हो वो निकालने में हम लोगों को तकलीफ हो रही हो और हमसे ना निकल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे था। और जो दोनों तरीके हैं वो कभी भी आपस में मैच नहीं करने चाहिए। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि अगर P साथ में रहते हैं तो P कभी भी साथ में नहीं हो सकते, ये वाला तरीका कभी भी नहीं इसके साथ इम्पोज करेगा। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा का हमेशा 0 आएगा, इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये तरीका आ जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 - P ऑफ A यूनियन B। ठीक, तो यही यहाँ पे हम लोगों ने ये तरीका आजमाया। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन था और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होना था वो हम लोगों ने समझा, और क्यों मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया ये भी मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन जो है ये बहुत अलग क्वेश्चन है उससे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी जो है हमारा क्वेश्चन वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमारा क्वेश्चन है इस बार, इन अ मीटिंग एवरीवन हैड शेकन हैंड्स विथ एवरीवन एल्स। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इन अ मीटिंग everyone had shaken hands with everyone. It was found विथ एवरीवन एल्स, मतलब दूसरों के साथ, कोई इंसान अपने आप से तो हाथ मिलाता नहीं है। इट वॉज फाउंड दैट
66 hands shakes were exchanged. The number of person in the meeting is हम लोगों से क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एक मीटिंग है, वहां पे 66 हैंड्स जो है वो एक्सचेंज हुए हैं, मतलब 66 हैंड्स मिलाए गए हैं टोट मीटिंग में। तो बताइए कितने नंबर ऑफ पीपल होंगे वहां पे। अब ये हमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक। तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग इस तरीके, ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर याद होगा तो ऋतिक रोशन ने अपने सुपर 30 मूवी में अपने बच्चों से पूछा था कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो आप लोगों ने क्या सोचा था वहां पे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? अगर आप लोगों ने सोचा था तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसका सॉल्यूशन मुझे बिना इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन दीजिए। और अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में तो अभी देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा कम करते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन मान लीजिए, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से भी हैंडशेक करेगा और थर्ड पर्सन से भी करेगा, ठीक। सेकंड पर्सन जो है अब उसको फर्स्ट पर्सन से हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन से हैंडशेक करेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे हैंडशेक कर रही हूं तो इसका मतलब यही है कि आपने भी मेरे साथ हैंडशेक कर लिया है, तो इसलिए उसको सेकंड पर्सन से हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहले पर्सन में आप, और थर्ड पर्सन को किसी से भी हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे दोनों लोगों ने हैंडशेक कर लिया है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन है वो 2 लोगों से हैंडशेक कर रहा है, जो सेकंड पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लोगों से हैंडशेक कर रहा है, और थर्ड पर्सन किसी से भी हैंडशेक नहीं कर रहा है, ठीक। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन कितने लोगों से हैंडशेक कर रहा है, 2 लोगों से कर रहा है, और सेकंड पर्सन कितने लोगों से कर रहा है, 1 लोगों से कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने आ गए, 3 आ गए यहाँ पे। नंबर ऑफ हैंडशेक्स हम लोग ने प्लस कर दिए। तो उसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि n लोग हैं मीटिंग में, n जो हम लोगों को पता नहीं है, तो जो इसमें 1 2 3 n लोग हैं हमारे पास, ठीक। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो कितने लोगों से हैंडशेक करेगा, वो n-1 लोगों से हैंडशेक करेगा, ठीक। जो सेकंड पर्सन होगा हमारा वो n-2 लोगों से हैंडशेक करेगा। उसी तरीके से जो थर्ड पर्सन होगा हमारा वो n-3 से करेगा, और वैसे लास्ट पर्सन जो होगा हमारा वो किसी से भी हैंडशेक नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बैठा रहेगा और उससे सब लोग आके हैंडशेक करेंगे, ठीक। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो जाएंगे हमारे पास, हमारा क्या गिवन है, 66 गिवन है। और अब ये क्या बन गई हमारी, सिंपल एक एपी की सीरीज बन गई, ठीक। तो किस तरीके से इस एपी की सीरीज को सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, ये कहाँ से शुरू है हमारी, और ये 0 को लिखने का कोई मतलब है भी नहीं, ठीक। तो ये कहाँ से शुरू है हमारी, 1 + 2 + 3 डैश 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 n-1 तक हमारी ये सीरीज जा रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n-1 टर्म्स हैं। तो n हम लोगों को पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d या फिर n/2 a + an, ठीक। यही होता है फॉर्मूला, एपी के सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1 है, तो n-1/2। यहाँ पे n जो होता है हमारा वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो 1 है, और लास्ट टर्म जो है हमारा n-1 है। तो कितना आ जाएगा, n-1 × n / 2, ठीक। हमारा ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा हमारा यहाँ पे, ये जो होगा हमारा यहाँ पे वो 66 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। चलिए निकालते हैं फिर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, अभी मैंने क्या निकाला, n-1/2 / 2 = 66। तो यहाँ पे n-1 क्या हो जाएगा, 66 × 2 132। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रही हूँ मैं, कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास n² - n-132 = 0। कैलकुलेटिव पोर्शन है, आप लोग सिंपल यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाइए। क्या हो जाएगा यहाँ पे श्रीधराचार्य का b² - 4 × 132
-4 इंटू प्लस हो जाएगा यहाँ पे 132, तो ये जो आ जाएगा हमारा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आप लोग मैं यहाँ पे कैलकुलेटिव पोर्शन डायरेक्टली लिख दे रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं कैलकुलेटिव पोर्शन सॉल्व करने का। तो ये 1 ± 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू n। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माफ कीजिएगा यहाँ पे 23 का स्क्वायर आया था ये। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 23 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 24/2 तुम्हारा कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक, जस्ट मैं कैलकुलेटिव पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को इसको सॉल्व करना आता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये b² - 4ac हो जाता है हमारा और -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक, तो जस्ट यही सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे और ये आंसर निकाला है और आंसर क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक समझनी थी कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा। अब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लॉजिकल बेस्ड चैप्टर होता है और लॉजिक अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोगों से पूरा क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा हमारा और उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आज लेकर आई हुई हूँ आप लोगों के पास। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ y⁴ z² t⁵ in the expression x - y + z - t⁴। हम लोगों ने ये तो सीखा हुआ है कि 1 + x⁴n का क्या एक्सपेंशन होता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ज़्यादा टर्म्स हो जाए यहाँ पे तो किस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। ठीक, तो बताइए इसमें हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो मैं आप लोग आपको बता दूं कि किस तरीके से करते हैं कि हम लोग जैसे कि वहाँ पे 2 टर्म्स होते थे हमारे 1 + x⁴n, तो हम लोग n⁴ डिवाइडेड बाई r⁴ इंटू n - r⁴ लिखते थे। ठीक, और जो ये r प्लस n - r की वैल्यू वापस से n हो जाती थी, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाती थी। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे x1 है, ये प्लस x2 है, मैं एक दूसरा बता रही हूँ, प्लस x3 प्लस x4 की पावर n है। ठीक है, और हम लोगों को इसका कॉफिशिएंट चाहिए, x1 की पावर m, x2 की पावर n p, x3 की पावर q और x4 की पावर r, इसका एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे n⁴ डिवाइडेड बाई n⁴ इंटू p⁴ इंटू q⁴ इंटू r⁴। और वहाँ पे क्या होता था n⁴ डिवाइडेड बाई n - r⁴ इंटू r⁴, और इसमें इन दोनों का जो सम होता था वो ऊपर के बराबर होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी m + p + q + r जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे हमारा n के बराबर होगा। ठीक, इन लास्ट वाले सम का सम जो होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे किसका बोल रहे हैं x³ y⁴ z² और t⁵15 ये बोला जा रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है हमारे पास, x y z है हमारे पास, और यहाँ पे m1 m2 ये क्या है हमारे पास 3 4 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 3 4 2 5 सम होगा देख लीजिए 14 के बराबर ही होगा। 3 4 7 7 2 9 9 5 14। ठीक है, 14 के बराबर ही आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, जो ये टर्म होता है x की पावर क्या निकालना है 3, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे क्या है -y है यहाँ पे, तो -y⁴ z² और -t⁵
ठीक, यहाँ पे x1 x2 x3 यहाँ पे जो है माइनस टी है, -1 है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल x क्यूब। और अगर -1 की पावर कुछ इवन होता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है माइनस का, तो y की पावर 4 z स्क्वायर, और ये यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस एक कॉमन आ जाएगा और ये t की पावर 5। तो कॉफिशिएंट बोल रहा है, तो कॉफिशिएंट क्या होता है, इसके जो बगल वाला टर्म होता है वो कॉफिशिएंट होता है। तो ऑप्शन इसी तरीके थे आप लोगों को, और आप लोगों को ये ऑप्शन टिक करना था। आप लोग ऑप्शंस में देखेंगे कि ये ऑप्शन भी था, और कुछ लोग क्या करेंगे इस ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, माइनस ऑफ दिस। ठीक, अगर इसी तरीके से मान लीजिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे पास इसमें, तो ये इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। मान लीजिए ये 4 तक जा रहा है हमारे पास, ऐसे ही मान लीजिए इस तरीके का पूछ होता, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाते और ऐसे लिखा होता x1 x2, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, x3, और ये xk तक जाता की पावर n, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे 4 टर्म्स से, मान लीजिए x4 प्लस x5 होता तो मतलब में 5 टर्म भी हो सकते थे। तो क्या होता है, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सीरीज ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन से 2 कॉन्सेप्ट जाने कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, और दूसरा कोई भी इसका कोएफिशिएंट आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन बताया गया ताकि आप लोग ये मल्टी जो जब यहाँ पे आते हैं तो आप लोग इसको डील करना सीख जाएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, वो हमारा 4th क्वेश्चन है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा उसका लोकस निकालने का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी खूब आता है, बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है और पूछता है कि बताइए इसका लोकस क्या होगा। ठीक, तो किस तरीके से निकालना है, बोला गया है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है। ठीक, तो पूछा जा रहा है z माइनस जेड आई इज इक्वल्स टू 1, ये भी गिवन है। तो इसका लोकस क्या होगा, मतलब जो इसके पॉइंट्स होंगे x y वो किसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर x और y की वैल्यूज रखी जाए, जैसे कि ये 1 आ जाए इसका मॉड, तो ये जो इसको ट्रेस किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, ये पूछ रहा है हमारा इस क्वेश्चन में। ठीक, तो लोकस क्या बनेगा, ये किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए बहुत सिंपल है, जो जो बोला जा रहा है वो काम करते रहिए। और ऑप्शन किस तरीके से थे आप लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन था z लाइज ऑन x एक्सिस, सेकेंड z lies on y axis, third z lies on circle, और फोर्थ none of these। ठीक, इस तरीके के ऑप्शंस थे आप लोगों के पास। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे ये, तो z इज इक्वल टू क्या गिवन है हम लोगों के पास, x प्लस आई वाई। तो लिख देते हैं x प्लस आई वाई, और माइनस i इंटू क्या है हमारे पास z है, x प्लस आई वाई। अब इसका मॉड बोल रखा है इज इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस आई वाई माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई, इसका मॉड। तो x प्लस वाई प्लस आई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम लोग मॉड किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मान लीजिए ये x प्लस वाई को p ले लीजिए, तो ये p प्लस और इसको q ले लीजिए, तो p प्लस आई क्यू का क्या फॉर्मूला होता है इसका मॉड, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को स्क्वायर का पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड आप क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए, पहले 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, रूट ओवर 2
2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको 1/√2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है, सॉरी कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है। और ये जो है हमारे पास वो है सर्किल की इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन कैसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मान लीजिए अगर ये ओरिजिन से इस तरीके का सर्किल ओरिजिन से पास ना कर रहा हो तो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये हमारी सर्किल की इक्वेशन होती है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत आराम से आप लोगों से हो भी गया होगा, मतलब हो भी जाएगा हमारा। तो इसका ऑप्शन थर्ड था। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए बताया, मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने जा रही थी कि जब लोकस निकालने के लिए बोला जाए तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा सिंपल स्टेप्स फॉलो करते जाइए और देखते जाइए एंड में आप लोगों का क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक, और उसको उसके हिसाब से टिक कर दीजिए। मान लीजिए कि हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आता, हमारा ऐसा आ जाता कि हमारा x इज इक्वल्स टू 0 आ जाता इसको पूरा सॉल्व करने से। तो x इज इक्वल्स टू 0 हमारा कहाँ पे होता है, ये वाला लाइन होता है। ठीक, x यहाँ पे इस वाली लाइन पे हर जगह x इज इक्वल्स टू 0 है। तो क्या आ जाता हमारा इसका आंसर, z लाइज ऑन द y एक्सिस। और अगर ये भी हो सकता अगर x इज इक्वल्स टू 0 होता, z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और इसी तरीके से y 0 हो जाता हमारा, तो क्या आता है हमारा, ये जो लाइन है हमारी y 0 की लाइन है हमारी, ये वाली लाइन यहाँ पे देख रहे हैं x एक्सिस पे हमेशा y हमारा 0 ही रहेगा। तो z लाइज ऑन द x एक्सिस या z लाइज ऑन द रियल एक्सिस। ठीक, इस तरीके से हो जाता। बस बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। और यहाँ पे क्या आता हमारा, z लाइज ऑन द सर्किल। बस, तो बहुत इजी था। और इस तरीके से अगर आप लोगों को अगली बार कोई लोकस का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से इसको निकाल लेंगे। ठीक, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज की लेक्चर का। आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे एग्जाम में और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करना भी सीखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इस क्वेश्चन में है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। अब बोला जा रहा है जो इसके रूट्स हैं हमारे पास, जो इसके रूट्स जो हमारे बोल रहे हैं रूट्स आर इन एपी। ठीक, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑल द रूट्स, ये भी पूछ रहा है साथ में। ठीक, तो यहां पे हम लोगों को ये चीज पता है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए होता है, और फिर ए बी अल्फा बीटा बीटा गामा, इसमें 3 कॉम्बिनेशन बैठते हैं हमारे पास। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये चीज़ हम लोगों को पता है, माइनस प्लस से चलता रहता है, ये हम लोगों को पहले से पता है। लेकिन साथ में हम लोगों को यहाँ पे क्या एक और गिवन कर दिया गया है कि जो रूट्स हैं हमारे वो एपी में हैं। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए इसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ माइनस 12। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा डायरेक्टली, और ए हमारे पास 1 ही है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक, और उसी तरीके से हमारा जो वो हो जाएगा, माइनस के नहीं होगा हमें प्लस के होगा, क्योंकि वो सी अपॉन ए ही होता है। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा हमारे पास, 48 माइनस ऑफ माइनस 48 अपॉन ए, तो ये 48 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास एक और गिवन है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो हमारे एपी में है। ठीक, तो ये अगर मान लीजिए अल्फा बीटा गामा अगर एपी में होते हैं हमारे पास, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू होती है हमारे पास अल्फा
अल्फा और गामा की। ठीक, तो ये चीज़ हम लोगों को एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे। अभी इसको हटा देते हैं, अभी हमारे पास दो इस वाली इक्वेशन का ही सिर्फ काम है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। ये कैसे आया हमारे पास, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू, बीटा को इधर ले आइए तो 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 अल्फा प्लस 2 गामा प्लस गामा प्लस अल्फ इज इक्वल टू 24। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 अल्फा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 24। तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास दूसरा क्या गिवन है हम लोगों को, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, अल्फा प्लस, यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस गामा हमारे पास 8 हो गया, तो हमारे पास हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बीटा हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब हम लोगों को क्या पता है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 48 दे रखा है, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास। तो चलिए यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 4 रख देते हैं, तो 4 अल्फा गामा कितना हो जाएगा, 48। तो अल्फा गामा कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 जा 4, 4 2 जाए, तो अल्फा गामा कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया, और अल्फा प्लस गामा हमारे पास क्या है यहाँ पे, 8 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग गामा की वैल्यू 12 बाई अल्फा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस 12 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 8। तो ये क्वाड्रेटिक हो गई हमारे पास अल्फा में, अल्फा स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 8 अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 12। अब ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आएंगे, क्योंकि इस स्टेज पे आप लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे मैं निकाली हुई हूँ मैंने अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास 6 और 2। बस यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लगाना है आप लोगों को और आंसर निकालना है। ठीक, तो ये 6 और 2 आएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं क्यों बता रही थी आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आप बताने आए। तो देखिए अल्फा बीटा गामा रखा हुआ है और बीटा की वैल्यू 4 है, तो जो हमारी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी और गामा की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हमारी डिसाइड करने वाली है। ठीक, तो पहले इससे फिर हम लोग पहले गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गामा क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा हो जाएगा हमारे पास 12 बाई अल्फा था, तो 12 बाई 6 कितना हो जाता है, 2 होता है, या 12 बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हमारा जीपी का एपी का सीरीज है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी होगा, तो पहला यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक, तभी जो होगा हमारा वो 4 क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक, और इस तरीके से हमारी इंक्रीजिंग वाली हमारी एपी बन जाएगी। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन नहीं है कि यहाँ पे कौन सी एपी है, लेकिन कई कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि गिवन होता है कि इंक्रीजिंग एपी है कि डिक्रीजिंग एपी है। अगर यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग एपी बोला रहता तो हमारा सीरीज ऐसे हो जाता, और डिक्रीजिंग एपी बोला जाता हमारा तो हमारा पहले 6 होता, फिर 4 होता, फिर 2 होता, इस तरीके से हमारा ये डिक्रीजिंग एपी आ जाता। ठीक, तो यहाँ पे दोनों ही आंसर करेक्ट है, बट हम लोगों को यहाँ क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा इंक्रीजिंग एपी है कौन सा डिक्रीजिंग एपी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि मैं आपको एपी और इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को कंबाइन करना किस तरीके से आएगा वो आप लोगों को सिखाने के लिए मैं आप लोगों को बताइए क्वेश्चन। ठीक, अब आप लोग एक चीज मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन दूंगी जो कि आपके लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और आप लोगों को खुद सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। बस यहाँ पे एपी की जगह क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जीपी, यहाँ पे एचपी बोला जा रहा है। एचपी की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि क्या होती है, अगर ए बी सी एपी में है तो 1/a 1/b और 1/c जो होते हैं हमारे वो एचपी में होते हैं। ठीक, ये एचपी की प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 10x³ - 6x² - 54x
minus 27 is equals to 0. Roots are in HP. Then find C. और आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि C की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाई हूँ क्वेश्चन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास लेकर आई हुई हूँ। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो पूछा जा रहा है बताइए कि हमारे जो रूट्स होंगे वो किसके कौन से इंटरवल में लाई करेंगे। जो हमारे रूट्स होंगे किस तरीके के इंटरवल होगा हमारा जिसमें लाई करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि जो इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। ठीक, इसका ग्राफ जो होता है हमारा वो इस तरीके का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीके का ग्राफ होता है हमारे पास। तो देखिए, मान लीजिए वो ऐसा हो सकता है क्योंकि रूट्स लाई कर रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे रूट्स मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, या तो वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और या तो वो मान लीजिए रूट्स नहीं लाई कर रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। इतने तरीके के हमारे पास इसके वेराइटीज हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की। ठीक, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 6 तो मान लीजिए इस तरीके का है, तो इसका पहले ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि जब हमारा ये वाला ग्राफ बनता है तो जो हमारा जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वहाँ पे नेगेटिव होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसीलिए अपवर्ड पैराबोला जैसा बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो अपवर्ड पैराबोला बना हमारे यहाँ पे। और जो ये वाली वैल्यू होती है, मैं आप लोगों को एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये जनरल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। उसका ग्राफ अगर ए पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा और ए नेगेटिव होगा तो ऐसा बनेगा। वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया। ठीक, तो ये जो हमारे ये जो मिडिल पॉइंट होता है यहाँ पे, जो ये पॉइंट होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है -b/2a, और जो -b/2a पे जो इसकी वैल्यू आती है होती है -d/4a। यहाँ पे d क्या है हमारे पास, वही d रूट होता है, b² - 4ac हमारे पास d होता है। ठीक, तो ये सिंपल इसका ग्राफ होता है, ये इसका पूरा थ्योरी होता है। और इसी तरीके से मान लीजिए ये डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो यहाँ पे -b/2a ये होता है और ये -d/2a होता है। ठीक, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया हम लोगों को कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स बनते हैं और किस तरीके से पॉइंट्स लोकेट होते हैं, और ये यहाँ पे इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 6 लाइज ऑन द रूट ऑफ द 6 लाइज बिटवीन द रूट्स, देन a लाइज ऑन द इंटरवल a, जो ये a गिवन है, लाइज इन विच इंटरवल, इन विच इंटरवल। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये कुछ भी हो तो हमारा जो हमारा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जब रूट्स लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कट करेगा ही करेगा, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या देख रहे हैं कि जो 6 है जो हमारा वो बिटवीन द रूट्स है, मतलब इन दोनों रूट्स के बीच में है, कहीं भी इन दोनों रूट्स के बीच में है। 6 यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, तो ये या फिर ये ग्राफ बनेगा या फिर ये ग्राफ बनेगा, तो 6 इन दोनों के बीच में है। पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो f(6) जो है हमारा वो हमेशा नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव हो रही है। लेकिन वही अगर हमारा डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता तो, और बोला जाता है कि ये जो नंबर है हमारा वो बिटवीन द रूट्स है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक,
तो यहाँ पे हमारी एफ ऑफ 6 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन एफ ऑफ 6 की जो कि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है हमारा ए का वो हमारा पॉजिटिव है, इसलिए एफ ऑफ 6 की जो वैल्यू होगी हमारी वो नेगेटिव होगी। तो हम लोगों को यहाँ से क्या कंडीशन पता चल गई कि जो हमारी एफ ऑफ 6 है वो हमारा नेगेटिव है। तो चलिए यहाँ पे 6 वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 वैल्यू, 6 6 36 प्लस 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू 6 मतलब इसको 12 लिख सकते हैं, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम लोग इज इक्वल्स टू 0 नहीं, इज इक्वल्स टू लेस देन 0, क्योंकि एफ ऑफ 6 जो है हमारा वो 36 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 12a माइनस 36 प्लस 9 इज लेस देन 0। 36 से 36 कैंसिल, 12a प्लस 9 इज लेस देन 0। तो 12a इज लेस देन माइनस 9 अपॉन 12a। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो a हमारी क्या कंडीशन आ गई, -3/4। तो हमारा a जो लाई करेगा वो हमारा हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/4 तक लाई करेगा। यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे कहीं -3/4 होगा, और ये जो a है हमारा उससे कम है। ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा a लाई करेगा। इसी तरीके के ऑप्शंस थे आप लोगों को, और इसी तरीके के ऑप्शंस आप लोगों को टिक लगाना था। ठीक, इस बार हमारा एक और क्वेश्चन है, ये जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और मैं आप लोगों को बस का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, और आप लोगों को सॉल्व खुद से करना है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से इंटरवल में ये लाई करेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, x² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 बोल रखा है, और बोल रहा है कि रूट्स लाई इन द इंटरवल 0,2। ठीक, तो बताइए k की पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, तो ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और जो रूट्स है हमारे 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 0 यहाँ पे आएगा कहीं, 2 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक, तो जो हमारा रूट होगा वो एक 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं हमारे पास, तो एक ये होगा, ऐसा रूट होगा, और एक ऐसा रूट होगा। ठीक, जो सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया ग्राफ, हमारे पास 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं हमारे पास जो रूट्स है, तो ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, तो इनके बीच में ऐसे लाई करेगा हमारा रूट्स। ठीक, तो ये रूट्स हो गए हमारे पास। तो बोल रहा है कि बताइए k की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, f ऑफ 2 जो है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और जो f ऑफ 0 है वो भी हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे होगी कहीं, तो f ऑफ 0 भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें हमारी क्या कंडीशन बैठ गई, f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन मिस कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन, वो कंडीशन ये है कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारी सबसे बेसिक कंडीशन है कि जो हमारा d आता है, b² माइनस 4ac जो होता है हमारा, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब मैं इस वाले कंडीशन में इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं अप्लाई किया कि d इज ग्रेटर देन 0। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन था कि जो रूट्स हैं वो हमारे 6 के बीच में 6 उसके बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये इनसाइड कंडीशन पहले से थी कि जो हमारा d है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर आप लोग उस क्वेश्चन में, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, वो अगर उसमें d की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों को देखेंगे कि वो पहले से d इज ग्रेटर देन 0 आ रही थी, और वो इंटरवल को हमारे कुछ भी हानि नहीं कर रही थी। ठीक, मतलब उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को d इज ग्रेटर देन 0 निकालना जरूरी था। अब आप लोगों को तीन कंडीशन मिल गई। एक कंडीशन ये मिली, एक कंडीशन ये मिली, और एक कंडीशन ये मिली। अब इस तीनों कंडीशन को आप लोगों को निकालना है, और इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हम लोगों को ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, और ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन फॉलो होगी, तो मतलब वो तीनों कंडीशन को फॉलो करने के लिए उसके लिए हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और क्या आंसर आएगा इस k की वैल्यू का, k कौन से इंटरवल में लाई करेगा।
और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स है ये भी मुझे बताइए, ताकि मैं आगे उसको सुधार कर सकूं और आप लोगों तक अच्छी से अच्छे क्वेश्चंस पहुंचा सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे और वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।